एकीकृत माने क्या होता है? एक, दो तरह का नहीं है। भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रणाली है। और एकात्मक प्रणाली का जो एक लक्षण है वो ये है कि भारत में आपका एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब है ऊपर से नीचे तक एक। अगर जैसे हम देखते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में जिस तरीके से दो तरह की व्यवस्थापिका, दो तरह की कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका भी दो तरह की होनी चाहिए। ये संघात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका का दोहरा ढांचा है, लेकिन भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं, इकहरी नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका के माध्यम से एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ लक्षणों को अपनाया गया है। सबसे पहले आपका यहाँ पर अगर हम कहें सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इसे हम क्या कहते हैं? या तो सर्वोच्च न्यायालय, या क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन में उच्चतम न्यायालय भी लिखा आ सकता है, या इंग्लिश में आपका एक ही वर्ड है जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया ये कहाँ है? दिल्ली में। नई दिल्ली लिखना, नई दिल्ली। फिर है आपका, इसके नीचे है आपके उच्च न्यायालय। जो हमारे 28 राज्य हैं उनके अलग न्यायालय हैं, वो उच्च न्यायालय के नाम से हैं। फिर है आपका जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हर जिले में है। फिर है जिला न्यायालय में आपके 3 तरह के हैं, ये दीवानी, फौजदारी और राजस्व मुकदमे आपके 3 तरह के ही होते हैं ये। नेक्स्ट है आपका कि इनके नीचे अगर हम देखें तो आपकी न्याय पंचायत है। न्याय पंचायत जो गांव में कार्य करती है, ये चौथा स्तर आता है न्याय पंचायत का। अब हम यहाँ पर, ये हुआ आपका ढांचा। अब इसे एकीकृत क्यों कहा? देखिए, अगर कोई विवाद हो जाता है तो विवाद के बाद जो दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ, दो पार्टी से होती है, तो उनके बीच जब झगड़ा होता है तो वो मुकदमा, हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं, वो मुकदमा दायर करते हैं। सबसे पहले जो गांव के लोगों के बीच अगर होगा तो पंचायत में, पंचायतें फैसला करती हैं। पंचायत ने जो फैसला किया, अगर उसके फैसले से वादी या प्रतिवादी, जिसने मुकदमा किया, जिस पर किया गया, कोई भी असंतुष्ट है, सेटिस्फाई नहीं है उस निर्णय से, तो वह जिला पंचायत में अपना निर्णय या मुकदमा ले जाएगा। जिला पंचायत जो निर्णय करेंगी उससे अगर संतुष्ट हो जाते हैं कोई भी दोनों पक्ष, तो मुकदमा समाप्त। अगर नहीं होते तो क्या होगा? ये फिर अपील उच्च न्यायालय में जाएगी। अगर यूपी का कोई केस है तो यूपी के उच्च न्यायालय में, अगर महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में, पंजाब का है तो पंजाब के उच्च न्यायालय में। अब अगर वादी प्रतिवादी इसके निर्णय से संतुष्ट हो जाते हैं तो मुकदमा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी संतुष्टि नहीं है तो फिर कहा जाएगा मुकदमा सीधे सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी मुकदमा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाता। दीवानी फौजदारी से संबंधित मामले कैसे जाएंगे? नीचे से ऊपर की ओर। लास्ट में सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो अंतिम फैसला माना जाए, उसके विरुद्ध और कोई अपील नहीं होगी। ये है हमारा एकीकृत न्यायपालिका का ढांचा। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है। देखिए, हर सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका दंड देती है जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता है? भारत के अंतर्गत
तो केंद्र सरकार अपनी मनमानी करे और ना ही राज्य सरकार। उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व किस पर है? सर्वोच्च न्यायालय पर। अगर केंद्र और राज्य अपनी मनमानी करे, संघीय सूची, राज्य सूची, संवृत्ति सूची में छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, तो सर्वोच्च न्यायालय में वाद या मुकदमा जाएगा। ये उसकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। आपको याद होगा अनुच्छेद 32, ठीक है, उसके द्वारा न्यायपालिका 5 तरह के आदेश जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तीसरा इसका महत्व है आपका संविधान का रक्षक। बल्कि अगर हम कहें तो ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, संविधान का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। भारत के अंतर्गत संविधान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ना तो संसद सर्वोच्च है, ना राष्ट्रपति और कार्यपालिका सर्वोच्च है, ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और संविधान की रक्षा करना कि व्यवस्थापिकाएं ऐसे कानून ना बना दे जो संविधान विरुद्ध हो, उसकी रक्षा करना हमारा जो है काम न्यायपालिका करती है। और ये कैसे करती है इसकी रक्षा? न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। केंद्र सरकार की संसद या राज्य के विधानमंडल अगर संविधान विरुद्ध कानून बना दे तो न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर देगी जो संविधान के अनुकूल नहीं है। और यही संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है? संविधान का रक्षक है, संघात्मक प्रणाली की रक्षा करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। इसमें कितने न्यायाधीश हैं, कैसे नियुक्ति होती है, इसको हम कहते हैं संगठन। यहाँ मैं लिख रही हूँ ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है ही संगठन। देखिए जब मूल संविधान बना था हमारा 1950 में, तब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 8। ठीक है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया, मुकदमों की संख्या बढ़ती गई और जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई। जैसे हम कह सकते हैं कि 1985 ये हो गया 1950। 1985 में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश हो गए, बढ़ गई संख्या। फिर हुआ आपका 2008। 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 31। अगर हम देखें वैसे जब पूछता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। टोटल आप बाद में करना चाहें तो यहाँ कर सकते हो 31। इतने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हैं। लेकिन कई बार सर्वोच्च न्यायालय का कार्य इतना बढ़ जाता है या न्यायाधीश जो हैं वो लंबे समय से छुट्टी पर हैं, बीमार हैं, कोई कारण है तो न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है। उस समय एडहॉक जजेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, अगर काम ज्यादा बढ़ जाता है तो राष्ट्रपति की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। किसकी सलाह से? राष्ट्रपति की सलाह से। और जैसे ही काम कम हो जाता है अगर, तो फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये अस्थायी होते हैं। ये जो न्यायाधीश है अस्थायी है, जब तक कार्य ज्यादा है तब तक इनको लगाया जाता है, अदरवाइज इनका कार्यकाल फिर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अब आता है कि योग्यताएं क्या हैं।
न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? सबसे पहली, जैसे कॉमन है सभी में, कि भारत का न्यायाधीश भारत का नागरिक ही होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय जो कि इसमें नियुक्ति होनी है आपकी सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे है उच्च न्यायालय। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जो है या तो वकील के रूप में काम कर चुका हो नीचे के न्यायालय में, या 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक काम कर चुका हो। फिर है तीसरी, किसी उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय में 10 वर्ष तक एडवोकेट, एक होता है जज और एक एडवोकेट, जज की पोस्ट ऊपर है, 10 वर्ष तक वो एडवोकेट या वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति के विचार में कानून का ज्ञाता हो, जिसे कानून की जानकारी है। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के बाद जो अन्य 30 न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसमें मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्य होता है। अब तो देखिए, ये है एक कॉलेजियम बनाया है 4 या 5 जजेस का, जो सीनियर जजेस है रिटायर्ड, उनका एक ग्रुप बनाया है, उनकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल अगर हम देखें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष। देखिए, उम्र कोई भी हो सकती है कि वो 40 में बने, 45 में बने, 50 में बने, 55 में बने, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बहुत छोटा नहीं बनता, उसको इतना तो अनुभव भी होना चाहिए 10 साल का या 5 साल का। तो सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है नियुक्ति में। किसका ध्यान रखा जाता है? वरिष्ठता के सिद्धांत का। वरिष्ठता का सिद्धांत, सीनियरिटी, जो सीनियर है उन्हें लिया जाता है। दूसरा, नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो कानून का ज्ञाता हो, नेक्स्ट है आपका कि इनके वेतन भत्ते। देखिए, वेतन और भत्ते संसद की निधि से दिए जाते हैं, संसद निधि, और संसद की जो निधि है उससे जब वेतन दिया जाता है जिनको भी, उसमें उसके कार्यकाल में बढ़ोतरी तो हो सकती है, कमी नहीं हो सकती। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 महीना मासिक, और अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख, उनका 30,000 ज्यादा है। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, मुख्य न्यायाधीश का वेतन हुआ 2,80,000। तो ये हो गया, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों का वो होता है 2.50, 2,50,000, ठीक। अब इन्हें अलग से क्या मिलता है? भत्ता मिलता है मासिक, यात्रा भत्ता मिलता है, निवास स्थान मिलता है, स्टाफ कार मिलती है, अपना स्टाफ मिलता है काम करने के लिए, सीमित मात्रा में पेट्रोल का पैसा भी मिलता है। शपथ, न्यायाधीशों को शपथ लेनी होती है कि वो अपना कार्य ईमानदारी से करें। उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार, न्यायाधीश की आलोचना नहीं हो सकती, उन्हें आलोचना से मुक्त रखा गया है। न्यायाधीशों के फैसले पर अगर आप आलोचना करेंगे कि ये गलत है, सही है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का अपमान माना जाएगा, उसके विरुद्ध मुकदमा या कार्यवाही होगी। उन पर कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता और मुकदमा दायर नहीं होगा। उनके निर्णय पर कोई आरोप नहीं होगा क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के काम करने का तरीका, कार्य विधि।
सर्वोच्च न्यायालय एक तरीके से अपने निर्णय खुले तौर पर करती है, खुली कोर्ट होती है, उनमें वो निर्णय करती है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और अगर राष्ट्रपति न्यायाधीश से कोई परामर्श मांगते हैं किसी विषय पर कि संविधान से संबंधित कोई बात है और उस पर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है। लेकिन अब ये राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो उस सलाह को माने या ना माने। सर्वोच्च न्यायालय का अब आता है क्षेत्राधिकार। सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है, हम आते हैं इसकी शक्तियां या क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं हम? क्षेत्राधिकार, उसके क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को हम कह सकते हैं, सबसे पहला इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जो मुकदमा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आता है, पहली बार जो मुकदमे पहली बार किसमें आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में सीधे, पहली बार मुकदमा सीधा। इसका मतलब है कि वो पंचायतों में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में नहीं गया, वो मुकदमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में आता है। अब देखिए, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े विवाद हैं, क्या सारे मुकदमे सीधे आ सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में? नहीं, कोई विशेष ही है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और प्रारंभिक इसलिए कहा, इन मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय ही पहली बार अपील सुनता है, नीचे किसी मुकदमे में इनकी अपील नहीं हुई होती। वो कौन से मुकदमे हैं? वो मुकदमे हैं जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए कि ये विषय केंद्र के अंतर्गत आता है या राज्य के अंतर्गत आता। देखिए, वैसे सूची बना दी, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड ए बी पार्ट, जैसे कहते हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है, उसके 1 2 3 4 5 कुछ तो उल्लेख हो जाती है बातें, कुछ ऐसी चीज आती है जो उससे रिलेटेड है लेकिन क्लियर नहीं है। ऐसे मुकदमे जो केंद्र और राज्य के बीच हो, एक राज्य और केंद्र के बीच हो, दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है, नदी का, पानी का, जल बंटवारे का, सीमाओं का, तो ऐसे मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो मुकदमे, मान लीजिए यूपी और हरियाणा के बीच विवाद है, ठीक है, तो अगर यूपी के उच्च न्यायालय में गया तो वहां पक्षपात हो सकता है, ठीक है। अगर हरियाणा के उच्च न्यायालय में गया तो पक्षपात हो सकता है, या दोनों के बीच दिक्कत आ सकती है कि कहां लेके जाए, विवाद तो दोनों के बीच है, क्या हम यूपी में लेके जाएं या हम हरियाणा में। इसलिए ऐसे विवाद जो दो राज्यों के बीच हो, केंद्र और राज्य के बीच हो, वो मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो आप सीधा है केंद्र राज्य विवाद। एक शब्द में अगर हम कहें कि कौन से मुकदमे जाते हैं, केंद्र और राज्य से संबंधित विवाद, चाहे वो उसमें केंद्र हो, दो राज्य हो, एक राज्य और केंद्र हो, ये। दूसरा आता है मौलिक अधिकार। देखिए, अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विवाद है तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और ये संवैधानिक अधिकार है इसका। संवैधानिक क्यों कहा? प्रारंभिक तो देखिए कायदे से यही है, और ये होता है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक क्यों कहते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जा सकता है, सर्वोच्च में भी और उच्च न्यायालय में भी, किसी में भी सीधा ले जाया जा सकता है अगर मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद है। इसलिए हमने इसे कहा संवैधानिक। संवैधानिक किसे कहते हैं? जब एक विषय पर दो संस्थाओं को, दो सरकारों को अधिकार होता है सेम, तो वो संवैधानिक अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपका जो तीसरा अधिकार है वो है मौलिक अधिकारों का रक्षक, इसी में आ गया। फिर है न्यायिक पुनराविलोकन, अभी हम इसे नहीं, पहले अपीलीय लाते हैं। तीसरा है आपका अपीलीय अधिकार। अपील 3 तरह की होती है, दीवानी, फौजदारी और राजस्व
राजस्व संबंधी। और ये अपील क्यों कहा, ये जो मुकदमे आएंगे ये उच्च न्यायालय से आएंगे, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। जिला पंचायत से नहीं जा सकते, ना जिला उससे जा सकते। ये उच्च न्यायालय ने जो मुकदमा दिया, अगर वादी प्रतिवादी संतुष्ट नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ये इसका अपीलीय अधिकार है। 3 तरह के आपके हैं। फिर है आपका परामर्शदात्री अधिकार। परामर्श किसको देते हैं? राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं तो वो इसका परामर्शदात्री अधिकार होता है। चौथी पावर क्या है? परामर्शदात्री। परामर्श माने सलाह, और किसको देते हैं? राष्ट्रपति। अपनी मर्जी से नहीं, जब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना संवैधानिक विषयों पर। क्या हुआ? 5वां है आपका न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन, अभी मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। अगर संसद संविधान विरुद्ध कार्य करे, कोई नियम कानून बना दे, तो उसकी जांच करना कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं, ये कहलाता है न्यायिक पुनराविलोकन। इसको बोलते हैं न्याय कानूनों की अवैधता की जांच करना कि वो उसके अनुकूल है या नहीं है, संविधान के अनुकूल। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय हम कहते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, जो उसने दिए, वो एक रिकॉर्ड हो जाता है। अभिलेख माने रिकॉर्ड। और नीचे के न्यायालय में अगर उसी तरह का कोई मुकदमा आता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग फैसला किया जाता है। इसे हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। लास्ट है जनहित याचिका या जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करना, जिसे हम लास्ट में आजकल न्यायिक सक्रियता भी कह रहे हैं। जुडिशियल एक्टिविटीज, जो काम न्यायपालिका के संविधान ने नहीं सौंपे थे, न्यायपालिका आज वो कार्य भी कर रही है। वो कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को आदेश जारी करती है कि ये किया जाए या ये नहीं किया जाए। अब मैं आपको केवल ये बता देती हूँ न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता कैसे रखी जाएगी। न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय, ये देखिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों लगभग एक से है, बिल्कुल केवल आपका उम्र का अंतर है, बाकी सब यही है। 2 मिनट लगेंगी बस। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से कराई गई है, और वो भी अपनी इच्छा से नहीं, कॉलेजियम और योग्यता को, विधि को, सीनियरिटी को, विधि सीनियरिटी इन सबको देखते हुए राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं निष्पक्ष होकर। दूसरा, कार्यकाल लंबा कार्यकाल 65 वर्ष तक। न्यायाधीश एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते हैं। कार्यकाल में केवल उन्हें महाअभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, इससे अलग नहीं। महाअभियोग द्वारा ही 65 वर्ष से पहले हटाया जाएगा। हटाना और महाभियोग कौन लगाता है? संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट है पर्याप्त वेतन भत्ते। न्यायाधीशों को बहुत अच्छा वेतन दिया गया है, जिससे कि वो लालच में आकर कोई निर्णय ना करें। उन्हें भत्ते भी दिए गए हैं कई तरह के, जो मैंने अभी आपको बताए थे, अलाउंसेस। नेक्स्ट है वो कैसे अपनी कार्य प्रणाली करेगी, कब कौन सा मुकदमा रखेगी, कब किस पर कार्य होगा, उससे संबंधित नियम भी अपना बनाते हैं। कार्यपालिका से संबंधित अपने जो कार्यकाल है उससे नियम अपने बनाते हैं। इसकी छूट है कि वो जैसे करें, किस मुकदमे की डेट कब दे, क्या करें। जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति भी वही करते हैं, स्टाफ की नियुक्ति और उन पर नियंत्रण।
तो उनके जो कर्मचारी हैं उनके हिसाब से ही चलते हैं। फिर है उन्मुक्तियां, उन्हें जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, आलोचना से परे है। अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते, जिससे कि लालच में आकर वो कोई फैसला ऐसा ना कर दे कि अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ, चलो इसके पक्ष में कर देता हूँ, ये मुझे नौकरी दे देगा या मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर लूंगा, अपनी किसी फर्म या कंपनी में काम कर लूंगा। न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद उनके वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो कोई वकालत नहीं करेंगे। वो आयोगों के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, कॉलेजियम में लिए जा सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पेंशन, रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन की व्यवस्था है। उनके नियुक्ति में वरिष्ठता सीनियरिटी के सिद्धांत का कड़ाई से पालन होता है और न्यायाधीशों के लिए 15 पॉइंट्स सूत्रीय 15 पॉइंट रखे गए हैं कि वो इनका पालन करेंगे, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहा जा सकता है। कहा जाता है कि 15 पॉइंट्स हैं जिन पर न्यायाधीश काम करते समय ध्यान रखेंगे, ये उनके नियम हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। यहाँ पर आपका सर्वोच्च न्यायालय का चैप्टर समाप्त होता है। फिर इसी में न्यायिक पुनराविलोकन को और न्यायिक सक्रियता को हम आगे पढ़ेंगे और उच्च